अब सेल ऑर्गेनेलीज को पढ़ने से पहले हम एक सिस्टम के बारे में जान लेते हैं जो सेल्स के अंदर होता है। इस सिस्टम का नाम होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वैसे तो सारे सेल ऑर्गेनेलीज के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, पर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, मतलब जिनके फंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो ये जिन ऑर्गेनेलीज के फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ये ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ऑर्गेनेलीज को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि कुछ ऑर्गेनेलीज को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा गया है क्योंकि उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और जिनके नहीं होते हैं उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाहर रखा गया है। तो जो आपके सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और पेरियोक्सिसोम्स के जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, और फिर उसमें एक ऑप्शन देगा क्लोरोप्लास्ट। और क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि कौन सा ऑर्गेनेली है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट टिक करना होगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। अब जो है हम एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे, और सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली जो हम डिस्कस करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहा जाता है। तो ER क्या होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? वो होता है नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म में फैला पड़ा होता है, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ER। और ER जो है इसी वजह से डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को। जो इंट्रासेलुलर स्पेस का मतलब है सेल के अंदर का जो स्पेस है उसको डिवाइड करता है 2 कंपार्टमेंट में। अब ER यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लीजिए सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ER 2 तरीके से इंट्रासेलुलर स्पेस को डिवाइड कर सकता है। या तो एक तो उसके अंदर का हिस्सा हो गया जो ER के अंदर का हिस्सा है, मतलब ल्यूमिनल, और जो उसके बाहर का हिस्सा है जो दूसरा बचा तो वो हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा। तो इस तरीके से वो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को। अब ER जो है वो 2 तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो है इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्यों हेल्प करता है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के पास जो है अटैच एक तरीके से होता है। ये टिपिकल डायग्राम में मैंने आपको समझा रखा है, ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन मान लो, और ये इस तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर अटैच्ड है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसके ऊपर देखो रेड में जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR क्या करता है? वो करता है लिपिड सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और SCR क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है, मतलब फैट की सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब लिपिड एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो भी SER प्रोड्यूस करता है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट में पूछा जाता है कि लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन कौन सा सेल ऑर्गेनेली प्रोड्यूस करता है। और उसमें ऑप्शन में आपको ये याद रखना कि RER और SER
दोनों दे सकता है, तो आंसर SER होगा। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी प्रीवियसली हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम सेकंड सेल ऑर्गेनली जो प्रेजेंट होता है सेल में, गोल्गी एपरेटस, उसके बारे में बात करेंगे। तो गोल्गी एपरेटस क्या होता है? गोल्गी एपरेटस जो होता है, मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स जो होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट, उनको जो है गोल्गी एपरेटस कहा जाता है। ये फ्लैट और बिल्कुल डिस्क शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं गोल्गी एपरेटस, जिसको कहा जाता है सिस्टर्नी। इस डिस्क शेप्ड सैक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिस्टर्नी। और ये जो है 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर डायमीटर में ये होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻³ मीटर, ये माइक्रोमीटर होता है। और वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो है वो प्रेजेंट होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बहुत ही काफ़ी वेरीड नंबर में, डिफरेंट नंबर्स में जो है आपके डिस्क शेप्ड के सैक्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टर्नी जिसको कहा जाता है गोल्गी बॉडीज़ में। जो गोल्गी सिस्टर्नी होता है वो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होता है नियर न्यूक्लियस। तो गोल्गी बॉडीज़ जो है वो अरेंज होता है न्यूक्लियस के पास में। जैसे मैंने अभी प्रीवियसली पढ़ाया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो भी न्यूक्लियस के पास था। तो जो ये गोल्गी बॉडीज़ है ये भी न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी पास प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ये सारे ऑर्गेनलीज। अब ये जो गोल्गी सिस्टर्नी होती है, ये गोल्गी बॉडीज़ रफली मैंने इधर बना रखी है, कुछ इस तरीके से गोल्गी बॉडीज़ दिखती हैं। और ये जो सिंगुलर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। अब सिस्टर्नी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसका जो ये कन्वेक्स जो सरफेस है, जो इस तरीके से है, ये इस तरीके से जो ये कन्वेक्स सरफेस है, इसको कहा जाता है सिस फेस या कन्वेक्स फेस कहा जाता है, जिसको फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है। और जो ये वाला पार्ट है, जो ये इसके इस साइड वाला पार्ट है, जो इस तरफ ये पार्ट है, एक पार्ट इस तरफ है जिसको कहते हैं सिस फेस, और जो इस तरफ वाला पार्ट है इसका राइट हैंड साइड वाला जो इस तरफ का पार्ट है, इसको कहा जाता है कनकेव फेस या मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है, या ट्रांस फेस भी कह सकते हैं इसको। तो ये 2 फेसेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। और प्रिंसिपली जो है ये गोल्गी बॉडीज़ क्या फंक्शन करती है? ये करती है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है उसको जो है ये पैकेज करते हैं। उस मटेरियल को जो है, उस मटेरियल की पैकेजिंग करती है गोल्गी बॉडीज़। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहती है गोल्गी बॉडीज़, ये आप ज़रूर याद रखना। तो कोई भी मटेरियल आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो सबसे पहले एंटर करता है सिस फेस के थ्रू, और फिर वो पास करता जाता है और फाइनली निकलता है इसके ट्रांस फेस के थ्रू, जो है वो बाहर निकलता है। और ट्रांस फेस के बाहर निकलने तक जो है वो मटेरियल जो है मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाई होके वो पैकेजिंग मटेरियल निकलता है। अब मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो प्रोटीन एंटर करा सिस फेस से, और ट्रांस फेस से वो थोड़ा मॉडिफाई होके वो प्रोटीन जो है वो निकलता है बाहर की तरफ, जो है वो पैकेजिंग और उसकी पैकेजिंग होके निकलती है, और वो थोड़ा मॉडिफाई होके निकलता है। तो इसलिए कहते हैं गोल्गी बॉडीज़ जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गोल्गी बॉडीज़। अब RER से प्रोटीन आया, सिस फेस से एंटर करा और मॉडिफाई होके प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया ग्लाइकोप्रोटीन में, और ट्रांसफेस से निकल गया। SER से लिपिड, SER में लिपिड की फॉर्मेशन होती है, ये मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया। अब लिपिड एंटर करा सिस फेस से,
मॉडिफाई होके निकला ट्रांसफेज से जो है, फिर निकल गया और मॉडिफाई कैसे हुआ, ग्लाइकोलिपिड बन गया मॉडिफाई होकर। तो इसलिए कहते हैं गोल्गी बॉडीज़ जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका आंसर क्या होगा, वो होगा गोल्गी बॉडीज़। अब एक तीसरे सेल ऑर्गेनली के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये वेसिकल्स की फॉर्म में ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि कब बनते हैं, प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग जो है गोल्गी बॉडीज़ में जब होती है उसके दौरान जो है ये फॉर्म होते हैं लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम्स जो होते हैं वो ये लाइजोसोम वेसिकल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वेसिकुलर शेप के होते हैं, वेसिकल्स की एक तरीके से शेप के होते हैं। तो लाइजोसोम वेसिकल्स जो है वो रिच होती हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये केपेबल होते हैं डाइजेस्ट करने में कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। और इसी वजह से जो है लाइजोसोम्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। अब सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई सेल जो है वो डैमेज हो जाता है और वो उसकी रिपेयर नहीं हो पाती है, तो ये लाइजोसोम्स क्या करते हैं, ये अपने मेम्ब्रेन को जो है बस्ट कर देते हैं और सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को जो है साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व कर देते हैं। और ये सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है ये पूरे ही सेल को जो है वो डिसॉल्व कर देता है, पूरे ही सेल को जो है वो ख़त्म कर देता है। तो इस वजह से जो है इनके बर्स्ट आउट ओपन होने की वजह से इनको जो है सुसाइडल बैग्स कहा जाता है।